कल मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखवाया था और समझाया भी था बेटा। जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया है, कल कॉन्सेप्ट नहीं लिखा था बेटा, वो आपस में लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी स्क्रीन पर होगा ये, तो वो लिख लेंगे बेटा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसका स्क्रीनशॉट ले लें जब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कल मैंने क्या लिखाया था। ठीक है, तो बच्चे ध्यान देंगे थोड़ा सा। क्या है एवरेज ड्यू डेट के लिए मैंने बताया था। एवरेज ड्यू डेट यानी कि एक ऐसी इक्वेटेड डेट जिस पर ना तो डेटर को ना ही क्रेडिटर को इंटरेस्ट का लॉस होगा। यानी वेयर ए पर्सन ओइंग सेवरल अमाउंट, जब किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को बेटा बहुत ज्यादा अमाउंट देने अलग अलग डेट पर, ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स, डिजायर टू पे द टोटल अमाउंट पेबल बाय हिम ऑन ए पर्टिकुलर डेट, यानी वो किसी एक डेट पर अमाउंट देना चाहता है, so that neither debtor nor the creditor stand to lose or gain anything by way of interest। ठीक है ना बेटा, यानी एज ए इंटरेस्ट को किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। एक मिनट रुकना बेटा यार। हाँ भाई, जिन बच्चों ने नहीं लिखा था उन्होंने लिखा कुछ इसमें। मैंने क्या बताया, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। वेयर ए पर्सन विन सेवरल अमाउंट ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स, desire to pay the total amount payable by him on a particular date, so that neither debtor nor creditor stand to lose or gain anything by way of interest। That date is known as average due date। ये तो बेटा आपके स्टडी मॉड्यूल में जो उन्होंने डिफाइन दिया था वो मैंने एज इट आपको लिखवा दिया, जो भी डिफाइन आपको स्टडी मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ था। ठीक है ना बेटा। देन इसके बाद इन शॉर्ट इन अदर डेट एवरेज ड्यू डेट इज ए इक्वेटेड डेट। इक्वेटेड डेट यानी कि बेटा आप कह सकते हैं ऐसी डेट ऑन विच सिंगल टोटल पेमेंट a single total payment may be made in lieu of different payment। यानी अलग अलग डेट पर पेमेंट करने के बजाय आप एक सिंगल पेमेंट कर सकते हैं ऑन डिफरेंट डेट विदाउट एनी लॉस टू आइदर पार्टी, जिससे किसी भी पार्टी को कोई लॉस ना हो। ठीक है ना बेटा। और इसके लिए कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल ऊपर बताया था बेटा, जिसमें मैंने एग्जाम्पल लिखा था। मैं एक बार फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मिस्टर ए, सपोज मिस्टर ए ने बेटा ऑन क्रेडिट 10 दिन के लिए गुड सेल किया था बी को। 1 जनवरी को पहली ट्रांजेक्शन थी 36,500 एंड सेकंड ट्रांजेक्शन थी 7 जनवरी को 73,000। अब बेटा 10 दिन का उधार था, तो बच्चे देखो 10 दिन का उधार जब इन्होंने बेचा हुआ ऑन 10 डेज क्रेडिट गुड सेल किया 1 जनवरी को, तो 10 डेज बाद बेटा ड्यू डेट कब आएगी 11 जनवरी। इधर 7 जनवरी को गुड सेल किया तो 10 डेज के बाद कब आएगा बेटा 17 जनवरी। अब ध्यान देना 1 जनवरी वाली पेमेंट होनी है 11 जनवरी को, 7 जनवरी वाली पेमेंट होनी है 17 जनवरी को। इसके लिए मैंने एक टाइम लाइन बनाई थी नीचे बेटा। 1 जनवरी को 36,500 का गुड सेल किया एंड 7 जनवरी को बेटा गुड सेल किया 73,000 का। अब आप देखो 1 जनवरी वाली ड्यू डेट आ रही है 11 जनवरी और मैंने इसको आगे बढ़ाया था 17 जनवरी तक। एक चीज और मैंने ऊपर लिखी थी बेटा, पेमेंट 10 दिन के अंदर होना है। अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हुआ तो 10% पर एनम से प्रत्येक दिन की देरी के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर जल्दी पेमेंट कर देंगे तो रिबेट मिलेगी 10% पर एनम। इसके लिए बेटा मैंने 36,500 का एक दिन का इंटरेस्ट निकाला था। 36,500 का 10% और एक दिन का इंटरेस्ट आया था हमारा 10 रुपए। अब मैंने बताया था अगर 11 जनवरी को पेमेंट करता है तो उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो पेमेंट बेटा 12 जनवरी को करेगा, एक दिन बाद, एक दिन का डिले करेगा, 10 रुपए की इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। 13 तारीख को करेगा, फिर एक दिन का डिले करेगा तो 20 रुपए इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, यानी 2 दिन का डिले हो जाएगा। 14 को अगर पेमेंट करेगा तो 3 दिन का डिले हो जाएगा, क्योंकि जितना डिले करेगा उतना उसका इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ेगा। पर डे 10 रुपए के हिसाब से इंटरेस्ट अमाउंट इंक्रीज होगा। दूसरा वाला जो पेमेंट है 73,000 बेटा वो 17 जनवरी को होना था। आप ध्यान दें, अगर डिले करेगा तो बेटा इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, और अगर पहले पेमेंट करेगा तो रिबेट मिलेगी। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। अगर बेटा कस्टमर ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दे तो उसको जो डिस्काउंट अलाउ होती है उसको रिबेट बोलती है। तो हमने 73,000 का एक दिन का बेटा डिस्काउंट निकाला था। 1 डे डिस्काउंट आया था हमारा 20 रुपीज। और स्टूडेंट देख सकते हैं एक दिन का 20 रुपए डिस्काउंट, यानी कि बेटा 17 को पेमेंट करनी है। बच्चे ध्यान दो, 7 जनवरी को माल बेचा, 17 को पेमेंट होनी है। अगर वो एक दिन पहले पेमेंट करेगा तो 20 का डिस्काउंट,
2 दिन पहले करेगा 40 का, 3 दिन पहले करेगा 60 का, यानी कि 20 के मल्टीपल में डिस्काउंट बढ़ जाएगा। तो कल हमने आपसे ये डिस्कस किया था ऐसी डेट जिस पे किसी भी पार्टी को कोई लॉस ना हो, वो हमारी एवरेज ड्यू डेट होगी। तो कल बताया एक बच्चे ने बेटा कि ये 15 जनवरी है, 15 जनवरी है, जिस पर हमारा इंटरेस्ट भी 40 रुपए आ रहा है और रिबेट भी 40 रुपए आ रहा है, यानी कि एक इक्वेटेड डेट है। तो कायदे से एवरेज ड्यू डेट जो आनी चाहिए बेटा 15 जनवरी आनी चाहिए, और 15 जनवरी पर ये टोटल अमाउंट, बच्चे ध्यान दें, जो अलग अलग दो अमाउंट है 36,500 और 73,000, टोटल अमाउंट 1,09,000 का पेमेंट हो जाना चाहिए। यानी कि वैसे तो बेटा 2 बार पेमेंट करता है, एक बार पेमेंट करता है 11 जनवरी को और एक बार पेमेंट करता है 17 जनवरी को, लेकिन अगर वो एक ही दिन पेमेंट करना चाहता है तो एक ही दिन 15 जनवरी को पेमेंट कर सकता है, पूरा 1,09,500 रुपए का, 1,09,500 का। और ऐसा करने से ना तो बेटा ए को कोई लॉस होगा ना ही बी को कोई लॉस होगा। सर ये कैसे पता लगा लॉस नहीं होगा? तो बेटा ध्यान देना, 36,500 का पेमेंट 11 जनवरी को होना था और ये 11 जनवरी को ना करके 15 जनवरी को किया गया, 4 दिन लेट हुआ, तो 4 दिन का इंटरेस्ट बनेगा 40 रुपए। भाई जो पेमेंट 11 जनवरी को होना था, 11 को ना होकर 15 को हुआ, तो 4 दिन की डिले हो गई, तो 4 दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 40 रुपए। और ये जो पेमेंट 17 जनवरी को होना था, वो 17 जनवरी को ना होकर 2 दिन पहले कर दिया, तो 2 दिन का रिबेट मिल जाएगा 40 रुपए। तो इधर 40 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इधर 40 रुपए का रिबेट मिलेगा, मामला हो जाएगा जीरो, यानी कि नो इंटरेस्ट नो डिस्काउंट। और यही एक इक्वेटेड डेट होती है, इसको बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। तो ये तो मैंने बहुत डिटेल एनालाइज करके आपको समझाया था बेटा। इसको अगर हमने फॉर्मेट में लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे बेटा? इसका फॉर्मेट लिख लें आप। इसी एग्जाम्पल को मैं लिखवा रहा हूं, जो बच्चे कल आए थे वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं उसका एग्जाम्पल लिखा रहा हूं आपको। हाँ भाई ले लिया, आना तो कर दो यार कुछ। चलो जी बेटा, कल जो मैंने लिखाया था उसका एग्जाम्पल देखो जरा, मैं उसको किस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं ये देखेंगे बेटा। ट्रांजैक्शन डेट, हमने जो कल लिखा था उसमें ट्रांजैक्शन डेट हमने 2 लिखी थी बेटा। एक तो लिखी थी जनवरी 1 और एक हमने लिखी थी जनवरी 7। उसकी अपनी ड्यू डेट क्या आ रही थी बेटा? 10 दिन की उधारी थी, 10 दिन की उधारी थी, यानी कि 11 जनवरी बेटा, और आप देखो 17 जनवरी, 11 जनवरी और 17 जनवरी, ठीक है ना बेटा? 11 जनवरी एंड 17 जनवरी, ठीक बेटा? अब आप देखो इसकी अपनी ध्यान देना बेटा, एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए हमारी जो 2 डेट दी है, इसमें हमने किसी एक डेट को बेटा बेस मानना होता है, उसको बोलते हैं बेस डेट। अब सर रूल क्या होता है? रूल ये होता है कि जो अर्लीस्ट डेट होती है, सबसे अर्लीस्ट डेट होती है, उसको हम बेस मानते हैं। इसमें अर्लीस्ट डेट कौन सी बेटा? 11 जनवरी, तो हमने मान लिया बेस डेट 11 जनवरी, ठीक है ना बेटा? हमने बेस डेट मानी क्या बेटा? 11 जनवरी। अब आप 11 जनवरी से बेटे देखोगे तो डेट्स काउंट करोगे, ठीक है ना? और किस तरीके से हम डेट्स काउंट करेंगे इसको यहां लिख लेंगे, डेट्स फ्रॉम 11 जनवरी। अब 11 जनवरी से 11 जनवरी तक के दिन आएंगे बेटा 0, ठीक है ना? और फिर 11 जनवरी से 17 जनवरी आप देखो, डेट्स काउंट करके देखो, माइनस कर दो 17 माइनस 11, कितने दिन आ जाएंगे बेटा? 6। नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है अमाउंट। तो 1 जनवरी को हमने जो गुड सेल किया था, बच्चे देखो 1 जनवरी को हमने कितने का गुड सेल किया था ऊपर बेटा? 36,500। जी हाँ बेटा, पहले हमने 36,500 का गुड सेल किया था, 36,500, और सेकंड हमने गुड सेल किया था बेटा 73,000। अब आप निकालेंगे बेटा प्रोडक्ट, इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, 73,000 इंटू 6, 4,38,000,
4,38,000। सर टोटल कर लेंगे, अमाउंट का भी कर लेंगे और इसका भी कर लेंगे। 1,09,500, 4,38,000। ठीक है ना बेटा? ये कुछ हमारी बेसिक, हाँ ये कुछ हमारी बेसिक कैलकुलेशन होती है। अब बच्चे ध्यान देना, एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालनी है? एडीडी, एडीडी मतलब एवरेज ड्यू डेट। इसका अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे तो बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ अमाउंट। सर हमने बेस डेट कितनी ली थी ऊपर? 11 जनवरी। 11 जनवरी। तो बेटे बेस डेट ली थी हमने 11 जनवरी प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट 4,38,000 डिवाइडेड बाई 1,09,500। जब बेटे आप इसे डिवाइड करेंगे तो 11 जनवरी प्लस, बच्चों देखो कितना आ रहा है? 1,09,500, 4 डेज। आप इसको प्लस कर दो 11 जनवरी में 4 डेज, तो ये हमारी ड्यू डेट आ जाएगी बेटा 15 जनवरी, एवरेज ड्यू डेट। इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। यानी कि 15 जनवरी वो डेट है जिस पर ना तो ए को लॉस होगा और ना ही बी को लॉस होगा। ना तो ए को इंटरेस्ट का लॉस होगा और ना ही बी को बेटा डिस्काउंट का लॉस होगा। और ये कैसे होगा? इसके लिए मैंने कल आपको बेटा इसका वेरिफिकेशन करके पूरा वेरिफिकेशन चार्ट मैंने कल बनाया था। बच्चे देख सकते हैं उस 15 जनवरी पर, क्योंकि बेटा ये 36,500 रुपए की पेमेंट है, वो 11 जनवरी को मिलनी थी, ये 15 जनवरी को मिलेगी। 4 दिन देर मिलेगी, 4 दिन देरी से मिलेगी तो 4 दिन का इंटरेस्ट हो गया 40 रुपए। और ये बेटा 73,000 रुपए 73,000 की पेमेंट जो 17 जनवरी को मिलनी चाहिए थी वो 2 दिन पहले मिलेगी, तो उस पर 2 दिन का आएगा रिबेट। ठीक है ना बेटा? तो इस तरीके से नो प्रॉफिट नो लॉस। तो बच्चे लिख लो इसको। अब आप कल जो आपने लिखा था उसी के आगे फॉर एग्जांपल इसको लिख लो इस तरीके से। ऐसे प्रेजेंट होता है एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन बेटा। सारे बच्चे लिखने से एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन इस तरीके से प्रेजेंट होता है। कल जो लिखवाया था वेरिफिकेशन था। हो गया सर। हाँ भाई लिख लिया? लिख लिया। चलो अभी नहीं लिखा सर। सर थोड़ा सा लिख लो ऊपर फटाफट। जी हाँ जी हाँ, लिख लो जल्दी से। यानी बेटा 15 जनवरी वो डेट आई है जिस पर किसी भी पार्टी को कोई भी लॉस नहीं होगा। ठीक है? अगर 1 मिनट ऊपर आ जाए, मैं एक चीज और बता रहा हूं इसके अंदर। लिख लिया हो तो बच्चों ने बताओ बेटा, डन कर दो फटाफट जरा। ओके सर। ओके सर। यस कर लिया? चलो जी ऊपर देखेंगे स्टूडेंट, ये आ जाओ जरा। सर ये तो समझ में आ गया, 15 जनवरी को अगर पेमेंट होगा तो किसी भी पार्टी को कोई भी लॉस नहीं होगा। ठीक है? थोड़ा सा बेटा मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ इसको और आपको समझा रहा हूँ, देखो किस तरीके से।
चलो जी बेटा, ये देखो 11 जनवरी को 36,500 की पेमेंट होनी थी और बेटे 17 जनवरी को जो पेमेंट होनी थी वो पेमेंट होनी थी 73,000 की। ठीक है ना बेटा। अब स्टूडेंट जरा एक मिनट ध्यान देना, हमारी 15 जनवरी निकली थी जिस पर इंटरेस्ट और रिबेट, ये बेटा हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट है और ये हमारा रिबेट का अमाउंट है, ये दोनों इक्वल आ रही है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। बच्चे ध्यान देना, ये देना पड़ेगा तो एक तरीके से नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, आप जानते हैं लॉस को हम माइनस में लिखते हैं, और ये रिबेट मिलेगी, रिबेट मिलेगी, डिस्काउंट होगा तो ये फायदा हो गया, डिस्काउंट हो गया तो ये क्या हो गया बेटा, फायदा हो गया। बच्चों को बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ भाई बोलो कुछ, अब ध्यान देना। यस सर। यस सर। अब बेटे देखो टोटल फायदा टोटल नुकसान क्या है, हमारी टोटल अमाउंट है 36,500 एंड 73,000, इन दोनों को अगर मैं टोटल कर लूं तो टोटल अमाउंट हमारी आ रही है 1,09,500। अब अगर ये 1,09,500 15 को दी जाती है तो अल्टीमेट जो टोटल इफेक्ट है, टोटल इफेक्ट उसकी हम बात करें तो टोटल इफेक्ट 0 का है। ठीक है ना बेटा। और अगर ये अमाउंट टोटल अमाउंट अगर इससे पहले दी जाएगी तो आप बताओ कस्टमर को फायदा होगा, फायदा कितने का हो जाएगा सर, 30 रुपए का। अगर ये अमाउंट 2 दिन पहले दी जाएगी तो फायदा कितने का हो जाएगा, 60 रुपए का। अगर ये अमाउंट और बेटे 3 दिन पहले दी जाएगी तो फायदा कितने का होगा, 90 का। अगर ये अमाउंट 1 दिन डिले हो जाती है 15 के बाद, सपोज मान के चलो पेमेंट 16 तारीख को होती है, तो बेटे लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस कितने का हो जाएगा बच्चे, अगर ये 16 तारीख को पेमेंट होगी तो 30 रुपए का। अगर ये और 2 दिन हो जाए तो 60 में से 0 गया तो लॉस कितने का हो जाएगा बेटा, 60 का। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, यदि ये अमाउंट 15 जनवरी से पहले पेमेंट होगा तो कस्टमर को प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, उसे रिबेट मिलेगी। और अगर ये अमाउंट 15 जनवरी के बाद पेमेंट किया जाएगा तो फिर उसे बेटा इंटरेस्ट देनी पड़ेगी और उसको नुकसान होगा। यानी कि 15 जनवरी एक वो डेट है जिस पर ओवरऑल ना उसे प्रॉफिट हो रहा है और ना ही उसे कोई लॉस हो रहा है। क्लियर बेटा सभी को? चलो ये वेरिफिकेशन आगे भी आएगा तो आगे भी हम इसको समझेंगे, आपके स्टडी मटेरियल में फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का दिया हुआ है। फिलहाल मैंने अभी आपको बेटा इसमें कॉन्सेप्ट लिखाया और कॉन्सेप्ट के बेस पर एक एग्जाम्पल लिखाया हुआ है बस। ठीक है, चलो जी इसके आगे मैं स्टेप लिखा रहा हूं। अभी तो आपको याद आ गए हैं, चलो अभी आपको ताजा ताजा है, पता है। काफी बार क्या होता है, कुछ चीजें हम जो लिख लेते हैं बेटा वो भूल जाती है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने जैसी हमारी क्लास आगे बढ़ती है हम भूल जाते हैं। मैं आपको स्टेप लिखा रहा हूं, आप पूरे जिंदगी नहीं भूलेंगे, जब भी आप स्टेप को देखेंगे आपको तुरंत रिवाइज आ जाएगा, कि रिकॉल हो जाएगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो बच्चे स्टेप लिख लेंगे आप फटाफट। इसमें आप लिख लें स्टेप रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप हमें चाहिए होते हैं वो लिखें बेटा। हेडिंग लिखें स्टेप रिक्वायर्ड। स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा एडीडी। एडीडी का मतलब होता है एवरेज ड्यू डेट। स्टेप रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट। ठीक है ना बेटा। अपना एक बच्चा एब्सेंट है, कोई कौन एब्सेंट है पता नहीं है भाई। चलो अभी अटेंडेंस ले लूंगा थोड़ी देर में। स्टेप रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट। देखिए बेटा स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 लिखेंगे आप फिक्स वन ऑफ द ड्यू डेट।
fix one of the due date as the base date. सबसे पहले हमने एक डेट को बेस डेट मानना होता है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था तो वहां हमने 11 जनवरी को बेस डेट माना था बेटा। तो सबसे पहले फिक्स वन ऑफ द ड्यू डेट एट द बेस डेट, जो अर्लियर डेट होती है उसी को मानते हैं। तो सर क्या अर्लियर वाले को ही मानेंगे, किसी और को नहीं मान सकते? किसी भी डेट को आप बेस डेट मान सकते हैं, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं आता, बस कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। अगर आप बेटा बाद वाली कोई डेट मानोगे तो फिर डेज हमारे नेगेटिव निकल के आएंगे, कुछ नेगेटिव आएंगे, कुछ पॉजिटिव आएंगे, थोड़ी कैलकुलेशन कंजेस्टेड हो जाती है। अभी मैं आपको करके बताऊंगा एक क्वेश्चन। तो बेस डेट नॉर्मली ये कहा जाता है जो अर्लियर डेट होती है, सबसे पहले वाली डेट होती है, उसे मानना चाहिए। ठीक है ना बेटा? इसके आगे मैं लिखा देता हूं, ब्रैकेट में लिख रहे हैं प्रीफर्ड अर्लियर डेट, अर्लियर डेट एज बेस डेट। अर्लियर डेट को बेस डेट माने तो ये उसको प्रेफरेंस दें बेटा, प्रीफर अर्लियर डेट एज बेस डेट। देन बेटे स्टेप 2, सारे बच्चों को स्क्रीन तो दिखाई दे रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ये दिशा गुप्ता करके कौन बच्चा है बेटा? सर मैं कृतिका गुप्ता। कृतिका गुप्ता, ठीक है। स्टेप 2 बेटा, कैलकुलेट वीडियो ऑन कर लिया करें बच्चे बेटा। वीडियो ऑन करने से मुझे पता लगता रहता है कौन बच्चा लिख रहा है कौन नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे बच्चे वीडियो ऑन करके बैठे जिससे कि मुझे पता लगे बेटा। कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज between the base date and the due date, between the base date and the due date, between the base date and due date of every transaction, of every transaction। जैसे अभी हमने निकाला था 11 से 11, अभी आप देखो हमने बेटा ऊपर निकाला था एग्जाम्पल में, ये मैंने कराया था 11 से 11 0 दिन, 17 से 11 6 दिन, इस तरीके से। तो पहले हम एक बेस डेट फिक्स करेंगे, उसके बाद बेटा कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज बिटवीन द बेस डेट एंड द ड्यू डेट। हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे बेटा, ठीक है ना। इसके बाद स्टेप 3, स्टेप 3, मल्टीप्लाई each amount by number of days, by number of days in step 2, step number 2। भाई स्टेप नंबर 2 में जो दिए हुए हैं उसमें वहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डेज से बेटा। मल्टीप्लाई ईच अमाउंट बाय नंबर ऑफ डेज इन स्टेप नंबर 2, ठीक है ना बेटा। कोई भी डाउट हो तो बताओ। नो सर। स्टेप 4, सिद्धि अभी तुम क्विट हो गए थे क्या? नो सर। अच्छा अच्छा, तो अभी कौन स्टूडेंट अभी लेटेस्ट बढ़ा है इसमें? बाकी बच्चे भी वीडियो ऑन कर लें अपनी। अनुष्का, माधव, महक, पता ही नहीं है वीडियो ऑन ही नहीं की है, पता नहीं आने क्या नहाए नहीं क्या सोई सोए। अबे जैसी शक्ल है वैसी तो दिखाई देगी। वीडियो ऑन करके बैठो, कम से कम मैं तुम्हें देख पाऊं क्या है कैसे है। कुछ बच्चे ऑफ करके बैठे हुए हैं वीडियो।
साला अपना चेहरा ही नहीं दिखाना चाहते। अबे सीए करोगे, दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करोगे लोगों को, ठीक है नहीं? जब तक आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा ही नहीं करोगे कहीं भी, तो क्या करोगे? आगे लिखें, एड अप द अमाउंट, स्टेप 4, एड अप द प्रोडक्ट एंड अमाउंट, प्रोडक्ट एंड अमाउंट, ठीक है ना बेटा? ये सब वही स्टेप लिखाए जो मैंने अभी ऊपर किए थे। मैं अभी आपको एक बार रीड करा दूंगा। स्टेप 5, डिवाइड द टोटल प्रोडक्ट, डिवाइड द टोटल ऑफ प्रोडक्ट लिख लेना, टोटल ऑफ प्रोडक्ट बाय द टोटल ऑफ अमाउंट, by the total of amount। अभी बेटा 1 मिनट में क्लास बंद होगी, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। आज जो बच्चे ज्वाइन हुए जैसे सिद्धि या अनिकेत, तो वो ध्यान दे बेटा, जूम पे ले रहा हूँ, 40 मिनट का सेशन होता है, 40 मिनट बाद क्लास बंद हो जाती है। तो मेरे पास मैसेज आ रहा है 1 मिनट से भी कम रह गया है, तो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। मैं दोबारा लिंक भेजूंगा ग्रुप पर, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान दें इसको। डिवाइड द टोटल ऑफ प्रोडक्ट बाई टोटल ऑफ अमाउंट, full stop। This will give, इससे क्या आएगा? This will give the number of days, this will give the number of days between, करके बता रहा हूं मैंने क्या स्टेप आपको लिखवाए थे बेटा। तो मैंने आपको अभी जो क्वेश्चन लिखाया था, उस क्वेश्चन के अंदर मैंने पहले बेस डेट मानी बेटा, ये मेरा था स्टेप नंबर 1। आप देखो स्टेप नंबर 1 जो मैंने वहां लिखा हुआ है, स्टेप नंबर 1 क्या लिखा था? फिक्स वन डेट, वन ऑफ द ड्यू डेट एट बेस डेट। स्टेप 2, कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज बिटवीन द बेस डेट एंड ड्यू डेट। तो आप देख सकते हैं स्टेप 2 में मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर डेज फ्रॉम 11 जनवरी बेस डेट से काउंट किए थे, हमारा स्टेप 2 था बेटा। देन स्टेप 3 मैंने क्या लिखाया था वहां पर? मल्टीप्लाई ईच अमाउंट बाय नंबर ऑफ डेज इन स्टेप नंबर 2। मल्टीप्लाई करना है अमाउंट को बेटा। ये इसलिए मैंने लिखवा दिए हैं कि आप कभी भी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद इसको देखोगे तो भूलोगे नहीं। ये हमारा अमाउंट था बेटा, और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था अमाउंट से, अमाउंट और डेज को मल्टीप्लाई कर दिया था, और ये हमारा प्रोडक्ट आ गया था। ये था हमारा स्टेप नंबर 3। फिर एड अप द प्रोडक्ट एंड अमाउंट, यानी कि स्टेप नंबर 4। हमने बेटा अमाउंट का टोटल किया था और प्रोडक्ट का टोटल किया था। ये देखो स्टेप नंबर 4 था हमारा, ये बेटा स्टेप नंबर 4। बच्चों को समझ में आ रही है बात? और फिर मैंने स्टेप 5 लिखाया हुआ है, डिवाइड द टोटल ऑफ प्रोडक्ट बाय टोटल ऑफ अमाउंट, दिस विल गिव द नंबर ऑफ डेज। इससे नंबर ऑफ डेज मिलेंगे बिटवीन द बेस डेट एंड एवरी ड्यू डेट, ठीक है ना? फाइनली नंबर ऑफ डेज एडेड टू द बेस डेट विच इज एवरेज ड्यू डेट। तो बेटे ऊपर देख सकते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 हमने टोटल ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड किया टोटल ऑफ अमाउंट से। ये 4 दिन आए, 4 दिन बेस डेट में ऐड कर दिया, और ये हमारी आ गई एवरेज ड्यू डेट। तो बच्चे जो मैंने ऊपर किया प्रैक्टिकली, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया थॉटिकली, जिससे कि इन फ्यूचर कभी भी आप इन 5 स्टेप को रिवाइज कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था। अब बात आती है सर, कभी यहाँ पर तो बेटा आप देख सकते हैं इस वाले में ये कंप्लीट आ गया था 4 दिन। ऐसा हो सकता है कहीं 4.25 आ जाए, 4.87 आ जाए, तो आपका आईसीआई ये कहता है चाहे 0.5 से कम हो या 0.5 से ज्यादा हो, हमेशा कंप्लीट नंबर में इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे। तो ये 4 दिन का बन जाता, फिर 5 दिन, और फिर हमारी 16 जनवरी डेट आती। हाँ जी बेटा, बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई हो तो डन कर दो यार, एक बार रिएक्शन दे दो मुझे। हो गया? हाँ चलो जी। यस सर। तो फाइनली मैं आपको इसमें फॉर्मूला लिखा रहा हूँ और फिर एक क्वेश्चन बोल के आपको और करा रहा हूँ, फिर स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन आपको दूंगा, तब जाके आगे मैं कुछ कराऊंगा इसमें बेटा। आप फॉर्मूला लिख लें इसमें।
आपने फॉर्मूला तो अभी लिखे ही नहीं है। फॉर्मूला ऑफ एवरेज ड्यू डेट। सर एवरेज ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब तो आप खुद ही बता सकते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, बेस डेट प्लस माइनस। सर प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं, अगर डेज प्लस के आएंगे तो ये प्रोडक्ट प्लस का होगा, और अगर डेज माइनस के होंगे तो माइनस का हो सकता है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ अमाउंट, टोटल ऑफ अमाउंट, ये हमारा फॉर्मूला है सर एवरेज ड्यू डेट का। ठीक है भाई। अनुष्का कहाँ क्या पेंसिल चला रहे हैं बेटा? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही सर। हाँ वो कोई बात नहीं है, चलो हाँ वो हो जाता है, मुझे मालूम है, शुरू शुरू में जानबूझ के कोई नहीं करता, पहली बार हम कर रहे होते हैं ना यूज, तो इस वजह से वो हो जाता है गड़बड़। ठीक है, लेकिन स्क्रीन पर आपका नाम आ जाता है, आप जब भी स्क्रीन पर कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो अपना सॉफ्टवेयर इस तरीके का है कि आप स्क्रीन के साथ जो भी कुछ करेंगे आड़ा तिरछा सब पता लग जाएगा क्या है। बस अपना फोटो ऑन रखें। कुछ बच्चे अंधकार में हो जाते हैं, ठीक है, कुछ बड़े मस्त बैठे हैं अपना, देखो यस जैन टनाटन बैठा है बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। हाँ भाई यस, सब सही चल रहा है मामला। कुछ नहीं है, चलो पहले ये बताओ यहाँ तक एवरेज ड्यू डेट समझ में आई कुछ? सर एवरेज ड्यू डेट इतना समझ में आ गया कि एक ऐसी डेट है, एक ऐसी मीन डेट है जिस पर ना तो डेटर को और ना ही क्रेडिटर को किसी प्रकार का कोई लॉस होगा। कहने का मतलब अगर अलग अलग डेट पर पेमेंट देनी है तो वो अलग अलग डेट पर पेमेंट ना देके उसको एक डेट पर दे दो। एक डेट पर देने से ये होगा कि कुछ पेमेंट डिले हो जाएंगी, कुछ पेमेंट अर्ली हो जाएंगी। ओवरऑल देखा जाए तो इंटरेस्ट का जो वेटेज होगा वो जीरो हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों को? चलो इसमें एक एग्जांपल दिखा रहा हूं बच्चे, फटाफट पहले एक एग्जांपल लिख लें, फिर उसके बाद मैं आपको स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन दूंगा और देन फिर कराऊंगा। मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल बोल रहा हूं, उसे लिखो जरा। चलो जी बेटा, रजिस्ट्रेशन लिखें आप, लिखो पहले क्वेश्चन लिख लो आप। हरीश हैज वेरियस amount due, various amount due on different date. Harish has various amount due on different date to Suresh. Full stop. Now it was agreed to settle. Now it was agreed to settle the total amount due by a single check, सिंगल चेक पेमेंट, यानी वो पूरा अमाउंट सिंगल चेक पेमेंट से करना चाहता है बेटा। फुल स्टॉप। फाइंड द डेट ऑफ चेक, फाइंड द डेट ऑफ चेक।
डेट ऑफ चेक का मतलब है एवरेज ड्यू डेट, एडीडी। ठीक है ना बेटा। अब आप देखो डिटेल क्या दी हुई है। ऑन 5 मार्च अमाउंट ड्यू दिया हुआ है 5,000 रुपए। चाहे तो ऊपर एक लिख सकते हैं, फॉलोइंग अमाउंट ड्यू। 5 मार्च को 5,000, ऑन 7 अप्रैल 7,000 रुपए, ऑन 17 जुलाई 8,000, on 14 September 8,000। ये ऊपर बेटा 6,000 कर लेने, एक अमाउंट गलत लिख गए, ये 6 5768 ऐसे। ठीक है ना। अब आप देखो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिया हो तो मुझे बता दो जरा भाई। हरीश है वेरियस अमाउंट ड्यू ऑन डिफरेंट डेट। हरीश को बेटा अलग अलग डेट पर ये अमाउंट पे करनी है, और अब वो एग्री हो रहा है बेटा किस बात के लिए कि पूरी अमाउंट एक ही दिन पे करना चाहता है सिंगल चेक से, जिससे कि किसी को कोई भी लॉस ना हो, और आपने एवरेज ड्यू डेट बतानी है। एक बात मैं बता दूं, मैं ये चैप्टर करा रहा हूं, मुझे बेटा 100% एग्जाम में जरूर आता है आपका सीए एग्जाम में, और ये मिनिमम 5 मार्क्स का और मैक्सिमम 10 मार्क्स का मिलता है। एक ये और एक इसके बाद आता है अकाउंट करेंट। एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट, दोनों में से एक क्वेश्चन गारंटीड आएगा, मस्ट। ठीक है ना। और नया कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड वाले बच्चे इसको पढ़ के आते हैं, बाकी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को पता ही नहीं है कि एवरेज ड्यू डेट क्या होती है। तो इसीलिए कम से कम तुम थोड़ा सा कोई नया टॉपिक पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको पता लगेगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। कराने को तो मैं अभी पार्टनरशिप से स्टार्ट करा देता है, शेयर से स्टार्ट करा देता, तुम्हारा पुराना किया हुआ भी है, धुरंधर हो उसमें तो तुम फटाफट चलता मामला। लेकिन वो अभी अभी किया है, ये नया टॉपिक है, तो उससे पता लगेगा कि टीचर आपको क्या बता रहा है और आप क्या समझ रहे हो उसको। हाँ जी बेटा। तो ये अमाउंट अलग अलग 4 डेट पे पे करना था, और हरीश इसको एक ही डेट में पे करना चाहता है, तो वो एक डेट कौन सी आएगी? तो बच्चे अब आप लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। सर अभी हमने आपको कॉलम बताए थे बनाने के लिए, इसमें एक ही डेट दी हुई है, ट्रांजैक्शन डेट दी हुई है बस। अगर बेटा ट्रांजैक्शन डेट और ड्यू डेट अलग अलग दी होती है तो अलग अलग लिख लेते हैं। बच्चे ऊपर देखो, मैंने ऊपर अभी आपको बताया था ट्रांजैक्शन डेट और ड्यू डेट, वहां अलग अलग दी हुई थी, यहाँ पर सेपरेट नहीं है। अगर सेपरेट नहीं है तो एक ही डेट लिखेंगे बस, जो डेट दी हुई है वही डेट आ जाएगी आपकी। और वो डेट क्या है बेटा? 5 मार्च। ऊपर देख के बता दो भाई, तुम्हारी नोटबुक में तो लिखा होगा 7 अप्रैल, 17 जुलाई और 14 सितंबर। ठीक है ना। अब चाहो तो अमाउंट लिख लो तुरंत का तुरंत, उसके बाद फिर पूरा सॉल्व कर लेना। अमाउंट दिया हुआ है 5,000, 7,000, 6,000, 8,000। टोटल कर लो अमाउंट का 26। यस सर। अब मैंने ये कहा था इसमें हमने बेस डेट माननी होती है। बच्चे बेस डेट कैसे मान लूं इसमें? बताओ भैया, ऊपर लिख दूंगा बेस डेट, ये बहुत जरूरी है। 5 मार्च। जो अर्लियर होती है उसे मान लेते हैं। सर अगर बाद वाली कोई मान ली तो क्या होगा?
कुछ नहीं होगा भैया, एक आध दिन नेगेटिव आएगा, एक आध पॉजिटिव आएगा। अगर आप अर्लियर मान लेंगे, अर्लियर का मतलब ये नहीं है पहले वाली, 5 मार्च नीचे भी हो सकता है नीचे कोई दूसरे तीसरे नंबर पर फरवरी हो जाए। तो जो डेट बेटा सबसे पहले आ रही होगी, चाहे वो ऊपर हो नीचे हो बीच में, उसे मान लेंगे। तो बेस डेट हमने ले लिया 5 मार्च। अब आप नंबर ऑफ डेज निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, आप नंबर ऑफ डे लिखना बस। अब बेटे 5 मार्च से 5 मार्च घटाओगे तो 0, सीधा घटा दो। 7 अप्रैल से 5 मार्च, अब सर ऐसे कैसे घटा दें, ये तो मंथ का खेल है, ठीक है। तो बेटा देखो बेस डेट हमारी क्या है, 5 मार्च। बेस डेट को कंसीडर नहीं करते। मार्च हमारी बेटा 31 31 की होती है। मार्च बेटे किसकी होती है, 31 दिन की। तो 31 में से 5 गए तो कितने बचे, 26, और अप्रैल के 7। तो 26 और 7 बेटा मिला के कितने हो गए, जरा मुझे बताओगे, 33। 26 और 7 मिला के कितने हो गए, 33। हाँ भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट? सर ये कैसे निकाल दिए भैया, 5 मार्च से गिनने हैं, 5 मार्च से 7 अप्रैल। तो मार्च 31 दिन की होती है, 31 में से 5 निकाल दो तो कितने बचे, 26 दिन, और अप्रैल के 7 दिन। ऐसे अब दोबारा हो 17 जुलाई। तो 5 मार्च से 17 जुलाई गिनो बेटा। तो मार्च के 26 दिन, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, और सर जुलाई में 17 दिन। अभी एक का संदेश आया, पढ़ रहा हूं क्या आया है भैया, जरा टोटल करना कितना बन रहा है, 56, 61 और 17, ये आ रहा है बेटा इन टोटल 134, 134 दिन, 134। हाँ भाई संदेश देख लें क्या भेज रही है। माधव टू एवरीवन 73। माधव भैया 73 कहां से निकाल दिए तुमने, वीडियो ऑन करो पहले अपनी। जून के बेटा जुलाई है, नहीं जुलाई है, समझो 5 मार्च से जुलाई, मैं बिल्कुल ओपन करके लिख रहा हूं, यही तो बात समझने की है बेटा। पहला क्वेश्चन है, समझो 5 मार्च से सर कहाँ जा रहे हैं आप, इसमें 17 जुलाई ये जा रहे हैं, इसमें बेटा बीच में जंपर डाल दूं, 5 मार्च से 17 जुलाई। अब सर पहला महीना मार्च में देखो, मार्च में 31 होते हैं, 5 निकाल दो 26, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सर कितने आ गए, 134। हाँ भाई, किसी को कोई समस्या? अब 5 मार्च से 14 सितंबर, सर कैसे गिनेंगे दिन, पहले कितने लिखूं, 26 मार्च के, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में कितने लिखूं, 31। जुलाई अगस्त, साल में 2 महीने लगातार 31 के होते हैं। ये मत सोचना 30 31 30 31 अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जुलाई अगस्त दोनों 31। जी और फिर सितंबर के कितने, 14। 14। हाँ भाई 193। कुछ बच्चों ने निकाल लिए, शाबाश। मैं देखता हूँ जरा कितने आ रहे हैं बेटा, कितने निकाले, 193। ओके डन। हाँ भाई, किसी बच्चे को कोई बात पूछनी हो तो बताओ, पहले भैया कोई बात पूछ लो पहले इसमें, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। सर इसके बाद अगला कॉलम आएगा प्रोडक्ट, नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन सभी को समझ में आ गई इंडिविजुअली? जी कोई हमारा बेटा ऐसा स्टूडेंट जो बैठा हो उसको समझ में नहीं आई हो अभी नंबर ऑफ डेज? कुछ तो पता नहीं बैठ के सैंडविच खा रहे हैं, ठीक नहीं, हम अकेले फिट्टे मुंह लगे हुए हैं पढ़ने में, और 2-4 तो अपनी वीडियो ऑन करके मम्मी ने नाश्ता बना के दे दिया है, उन्होंने कहा बेटा तू ऑनलाइन तो पढ़ रहा है, सैंडविच भी खा ले, ठीक में, ठीक है भाई। अबे यहाँ तक खुशबू आ रही है, तुम जो खा रहे हो। प्रोडक्ट में देखो मल्टीप्लाई करेंगे 5000 का 0 से 0, अगर एक आध सच्ची मुच्ची खा रहा होगा तो ये कहेगा कि बताओ
ना इतनी दूर से भी सुनिए, साले खाने भी नहीं दे रहे। 231 सर 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे 134 से, मल्टीप्लाई करो 8,04,000 और 8000 को मल्टीप्लाई करेंगे 193 से 15,44,000। यस सर, ये टोटल कर लो जरा कितना आ रहा है। 8,04,231 2579 2579 सर, ये टोटल आ गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट और टोटल ऑफ अमाउंट। अगला स्टेप हमने बताया था एवरेज ड्यू डेट। नाउ एवरेज ड्यू डेट सर क्या बताया था फॉर्मूला, बोलो जरा। बेस डेट प्लस, अगर ये हाँ टोटल ऑफ डेट प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। यस सर, अब बेस डेट हमने मानी थी 5 मार्च। 5 मार्च में सर कितने दिन जोड़ने हैं? 25,79,000 डिवाइडेड बाई 26,000। हाँ जी बेटा, 5 मार्च में दिन जोड़ने हैं, 26 डिवाइड करो, 99.19 आ रहा है भाई, 99.19 आ रहा है। सर क्या करूं 99.19 को? 100 सही बताया। 100 डेज, 100 दिन जोड़ दो सर, 100 दिन जोड़ो। 5 मार्च में 100 दिन जोड़ोगे तो कितनी एवरेज ड्यू डेट आएगी? सर जोड़ लिया 5 मार्च में, जोड़ के बताओ जरा मुझे कितने दिन आ रहे हैं, कोई बताएगा एवरेज? कौन बोला, कौन बच्चा बोला, नाम तो बताए अपना। मैं बोल रही है 13 जून। और किसी बच्चे के दिमाग में आ रही हो बात? हाँ भाई, और जोड़ पाए? इसमें 13 जून बताया है, मुझे ये 13 जुलाई। 13 जुलाई, एक और आंसर आया भाई, 13 जुलाई। और कोई बताए? अरे 5 मार्च में 100 दिन नहीं जोड़ पा रहे। 13 जून 26 के 13 जून आएगा। 13 जून 13 जून आएगा। 13 जून। 13 जुलाई किसने बोला था? मैंने बोला था। यस जैन, अब तू 13 जून बोल रहा है, पाला पलट गया। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? यस, गलत हो गया। गलत हो गया। और बाकी बच्चे निकाल पाए? बाकी कह रहे हैं सर अभी मम्मी ने चाय नहीं पिलाई है, दिमाग गर्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें नहीं मालूम कितना आएगा। आप बता दो ट्रिक कैसे निकालते हैं इसे। हाँ भाई देखो जरा, देख लो भाई, देख लो, कोई बात नहीं है, तुम दिमाग पर जोर मत डालो बेटा। सुबह खाली पेट, ठीक है कि नहीं? दिमाग और तुम्हारा गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। अभी 15-20 मिनट क्लास और लेनी है। सर देखना है क्या करना है। 5 मार्च कैसे जोड़ते हैं सर इसमें? 5 मार्च में 100 दिन जोड़ने हैं। 5 मार्च में कितने जोड़ने हैं? 100 दिन। अभी समझ लो, पूरी जिंदगी याद रखना, कभी गलती नहीं होगी। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है बेटा, सबट्रैक्टिंग मेथड चलता है इसमें। सबट्रैक्टिंग मेथड कैसे चलता है? कैसे 100 दिन आए? 100 दिन, सुनो, 5 मार्च से 100 दिन आगे बढ़ना है, तो मार्च में दिन कितने बचे हैं? 26। तो 26 गए, इसका मतलब मार्च खत्म, ये बच गए 74। मार्च के बाद महीना आता है अप्रैल का, अप्रैल में दिन होते हैं 30, अप्रैल खत्म, कितने बच गए? बताओ यार कितने बच गए? गणित कमजोर है थोड़ा सा। 44। अप्रैल के बाद आती है सर मई, मई चली गई पूरे 31, कितने बच गए? 13। और मई के बाद महीना आता है जून, और ये आ गई 13 जून। ऐसा क्या? ऐसे निकालते हैं, ऐसे नहीं कि उंगलियों पे गिनना शुरू कर दिया ना, शुरू हो गए ऐसे ऐसे करके। अबे वो सब तरीके मतलब ये मान के चलें गड़बड़ है। चलो जी, क्या बता रहा था यार?
लौट के आता हूँ। हाँ सर, ये बता रहा था मैं, आप जो अलग अलग तरीके से दिन गिन के निकाल रहे थे, बच्चे वीडियो ऑन करके बैठे, यार मजा आता, कम से कम इंटरेक्शन होता, आमने सामने कुछ समझा सकूं, बता सकूं, हैं? खाली खाऊंगा वैसे ही बैठ जाती है। सुनो जी, आप जो उंगलियों पे गिन के ऐसे ऐसे करके निकाल रहे थे, कहीं जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, वो आपका अनसाइंटिफिक मेथड था, वो साइंटिफिक नहीं था बेटा, वो ठीक नहीं था वो तरीका। तो सर तरीका क्या होता है, यहाँ पर जब भी दिन निकल के आएंगे, ये सर्किल मैं कर रहा हूँ, ये दिन जब भी आएंगे, आप देखो ऐसे करके लिखो 5 मार्च प्लस 100 डेज, और जितने दिन है वो दिन यहाँ ले लो। अब 5 मार्च से आगे बढ़ना है, तो मार्च में दिन बच्चे 26, मार्च खत्म, घटा दो, अप्रैल खत्म, घटा दो, मई खत्म, घटा दो, 13 जून, अपने आप तारीख निकल के आएगी सर। और ये एक सिस्टम है, तरीका है, ऐसे ही लेंगे, ठीक। चलो हाँ भाई, क्वेश्चन लिखो अगला, क्या बोल रहा हूं मैं। मिस्टर ए ओड टू मिस्टर बी द फॉलोइंग सम। Mr. A owed to Mr. B the following sum. Full stop. Ascertain the ADD, average due date. और सर क्या क्या दिया है, ₹5,000 ऑन 20 जनवरी, पहला पॉइंट। सर दूसरा पॉइंट, ₹8,000 on 3rd March, and sir third point, ₹6,000 on 5th April, 5 अप्रैल। हाँ जी बेटा, अप्रैल थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया। एंड बेटे 11,000 ऑन 30 अप्रैल। सर 11,000 ऑन 30 अप्रैल। हाँ भाई, ये सवाल है भाई, अपने आप ट्राई कर सकते हो। एक मैं बताऊं इसमें, सर एक बार बता दूं, अपने आप करो जो अपने